हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना क्लास 10th कंप्यूटर का चैप्टर साइबर एथिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड छोटा सा और इजी सा चैप्टर है। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स एंड सिक्योरिटी के बारे में। देखो, अब ई कॉमर्स क्या होता है, जब हम अपना बिजनेस जो है वो ऑनलाइन करते हैं, ट्रांजेक्शन भी हम एक नेटवर्क के ऊपर करते हैं, तो वो होता है ई कॉमर्स। ठीक है, सी ई कॉमर्स इज द एबिलिटी टू डू बिजनेस ऑनलाइन, ठीक है, विया द इंटरनेट। अब जो ई कॉमर्स है उसके अंदर प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो प्राइवेसी होती है पार्टीज़ की, जितनी भी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जैसे जो परचेज़र है और जो सेलर है, उनकी जो प्राइवेसी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स में। ठीक है, और ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ई कॉमर्स में। लेकिन क्यों? क्योंकि फ्रॉड भी हो सकते हैं। फ्रॉड क्या होता है? इंटेंशनल, मतलब जानबूझ के किया गया फॉल्स वर्क या फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैक्ट, है ना। फ्रॉड जो है वो क्रेडिट कार्ड भी फ्रॉड हो सकता है, रिफंड का फ्रॉड हो सकता है, कार्ड टेस्टिंग, फ्रेंडली फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग और ट्रायंगुलेशन फ्रॉड। अलग अलग टाइप के फ्रॉड हो सकते हैं। सिक्योरिटी जो है तभी कहते हैं ट्रांजैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आजकल इंटरनेट आ गया है तो उसमें लोग कैसे भरोसा करेंगे इंटरनेट के ऊपर कि हमें ट्रांजैक्शन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर इंटरनेट के ऊपर ट्रांजैक्शन में कोई भी दिक्कत आती है तो कस्टमर्स का जो विश्वास है वो उठ जाएगा ई बिज़नेस पे, अगर सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो। अब एनक्रिप्शन क्या होता है? एनक्रिप्शन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम जो है किसी दूसरे के एक्सेस से अपने मैसेजेस को बचा सकते हैं। ठीक है, मतलब मैसेजेस जो हैं हमारे सीक्रेट रहते हैं किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस से। जैसे मान लो मैं और एक पार्टी बात कर रहे हैं आपस में और हमारी जो मैसेजेस हैं वो किसी और को ना दिखे, तो एनक्रिप्शन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे मैसेजेस जो है वो सीक्रेट रखती है। ऐसे ही एक डिजिटल सिग्नेचर है, वो भी एक सिक्योरिटी प्रोविजन लिया गया है। इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि अगर किसी पे भी मेल के नीचे डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, किसी फॉर्म में डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक है ना। डिजिटल सिग्नेचर के अंदर ना पासवर्ड भी अटैच होता है, एज वेल एज डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स है जिसके अंदर यूज़र नेम, यूज़र की पब्लिक की और नेम ऑफ द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी सब कुछ लिखा होता है जो कि उस सर्टिफिकेट को इशू करते हैं। और एक आपने देखा होगा, जब भी वेबसाइट का नाम आप देखोगे ना आगे से, तो HTTP और S लगा होगा और यहाँ पर जो है ना एक ताला भी बना होगा। अगर HTTPS है, HTTP नहीं की उसकी बात नहीं कर रही मैं, ठीक है, HTTPS की बात कर रही हूँ और एक ताला बना हुआ है, उस ताले को हम कहते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि वेबसाइट जो है वो हमारी सिक्योर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राइवेसी कंसर्न के बारे में। देखो, आजकल हैकिंग बहुत होने लग गई है। कभी फेसबुक हैक हो जाता है, कभी कोई एयरपोर्ट का जितना भी डेटाबेस है वो हैक हो जाता है। तो हैकर्स जो है काफ़ी सारे डेटा को हैक कर लेते हैं और फिर जो है वो क्या डिमांड करते हैं? पैसे डिमांड करते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, जो कंप्यूटर के या एक नेटवर्क के या एक डेटाबेस के जितने भी सिक्योरिटी लेवल हैं उनको ब्रेक करने की, उनको इंट्रूड करने की कोशिश करते हैं, अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अब मालवेयर क्या होता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इम्पेयर कर देता है, ख़राब कर देता है। वो वायरस की फॉर्म में हो सकता है, स्पाईवेयर, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स की फॉर्म में हो सकता है। ये जो है हमारी फाइल्स को डिलीट कर सकता है, हमारे कंप्यूटर से जितना भी डाटा है वो कलेक्ट कर सकता है। इस तरीके से डाटा प्रोटेक्शन क्या होता है कि हम अपने डाटा को प्राइवेसी दें, हमारी इंफॉर्मेशन प्राइवेट हो, डाटा जो है हमारा वो प्राइवेट हो, डाटा जो है वो हमारा प्रोटेक्ट हो अलग अलग मेथड्स के थ्रू, है ना। एक इंडिविजुअल प्राइवेसी राइट भी होता है। अच्छा, एनोनिमिटी क्या होता है? ये एक ऐसा तरीका है जिससे जो यूज़र की आइडेंटिटी है वो मास्क होती है, मतलब दूसरे को पता नहीं चलता उस यूज़र की आइडेंटिटी का। बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं ऐसे जिससे कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो छुप जाती है। नेक्स्ट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये कुछ ऐसे लीगल राइट होते हैं जिसमें क्या होता है, एक
इंसान को, ये जो जिसने की नई इनोवेशन की है, नई इन्वेंशन की है, उसको प्रिविलेज मिल जाता है, ठीक है। या फिर इन्वेंटर्स जो होते हैं किसी भी काम के, अपनी रिसर्च वर्क या किसी के भी, जो जिसने एक नई इन्वेंशन की है मार्केट में, उनको ऐसा हक मिल जाता है, एक ऐसा राइट मिल जाता है उनकी क्रिएटिविटी के लिए। कुछ जैसे कुछ एरियाज हो सकते हैं, लाइक आपने लिटरेचर में कोई डिस्कवरी की है या फिर आपने कुछ इन्वेंशन की है म्यूज़िक में, इन्वेंशन में, ठीक है, तो आपको एक हक मिल जाता है कि आप उस टेक्नोलॉजी को, आप उस क्रिएटिविटी को लाइक आप ही बेचोगे या फिर आप ही उसे कमाओगे कुछ सालों के लिए, ठीक है। ताकि लेकिन वो जो है ना एक गिवन टाइम पीरियड के लिए होती है, क्योंकि बाकी सबको भी तो मौका मिलना चाहिए ना, इस तरीके से। तो जो ये हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो किस किस एरिया को कवर करते हैं? इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, साइंटिफिक डिस्कवरी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर कंपटीशन, लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक वर्क, इन्वेंशन इन ऑल फील्ड ऑफ, मतलब चाहे कितने भी डिफ़िकल्ट आपके फील्ड हो, वहाँ पर आपकी इन्वेंशन हो, और कोई आर्टिस्ट हो, फोनोग्राम हो, ब्रॉडकास्ट हो, ट्रेडमार्क और ट्रेडमार्क, कमर्शियल सर्विस मार्क्स, कमर्शियल नेम्स, डेजिग्नेशन, एज वेल एज इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, लिटरेरी, आर्टिस्टिक फील्ड हो, ठीक है। एंड जो ये हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? ट्रेडमार्क की फॉर्म में हो सकते हैं, ट्रेड सीक्रेट, लेआउट डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, कॉपीराइट, पेटेंट, इस तरीके से क्या होता है, हमें राइट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है? ये एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? जो कि सॉफ्टवेयर का मालिक है और जिसने सॉफ्टवेयर खरीदा है, उन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट होता है कि अगर जो परचेजर है वो सॉफ्टवेयर को खरीद रहा है तो उसे कुछ पीस ऑफ इंस्ट्रक्शंस मानने पड़ेंगे, रूल्स मानने पड़ेंगे, और अगर उसने वो रूल्स नहीं माने और उसने अगर रूल ब्रेक कर दिया, एग्रीमेंट ब्रेक कर दिया, तो उसके साथ क्या होगा, ये सब चीज़ें उस एग्रीमेंट में, सॉफ्टवेयर लाइसेंस के एग्रीमेंट में लिखी होती है कि वो ऐसे हमारी कॉपीज़ को सेल नहीं करेगा, इस तरीके से, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि फ्री हैं, पूरे वर्ल्ड में कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्राइवेट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर गवर्नमेंट इनको यूज़ कर सकती हैं। ये फ्री हैं, ओपनली अवेलेबल हैं, लोग क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी अपना कोड जनरेट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। और जो ये प्रोग्रामर्स हैं इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके दूसरी आइटम्स या दूसरी चीज़ें बना लेते हैं। ओपन सोर्स प्रोडक्ट जो है वो जो है काफ़ी ज़्यादा पब्लिकली यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारी बड़ी कंपनीज जैसे ट्विटर, फेसबुक, बीबीसी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल जो बीबीसी है वो MySQL लैंग्वेज का यूज़ करती है। और MySQL जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू जो है प्रोग्रामिंग होती है एंड काफ़ी सारी एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? ये एक एक्ट है जो कि 2002 में इम्प्लीमेंट हुआ था, और मेन प्रिंसिपल क्या है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के पीछे, कि लोगों के पास हक है कि वो जान पाए कि हमारी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वो क्या क्या पॉलिसी बना रही हैं, क्या क्या फैसले ले रही है, क्या क्या डिसीजन ले रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें भी होनी चाहिए। इस एक्ट के तहत जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो पब्लिकली अवेलेबल होगी, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन मना नहीं कर सकती देने से। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के अनुसार हर एक को ये हक है कि उन्हें ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ नहीं किया है तो उन्हें पूरा बताना चाहिए कि हमने क्यों हमने क्यों आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, हम क्यों आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, पूरा जस्टिफाई करना चाहिए, और हर एक रिक्वेस्ट को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? डिजिटल डिवाइड को आप डिजिटल स्प्लिट भी बोल सकते हो। ये एक सोशल इशू है कि जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं उनको मान लो एक टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में, मान लो एक टॉपिक है, दो जने हैं, एक जो है इंटरनेट यूज़ करता है और एक जो है इंटरनेट यूज़ नहीं करता है, ठीक है। तो जो इंटरनेट यूज़ करता है उसको उस टॉपिक के बारे में जो ज्ञान है, और जो इंटरनेट यूज़ नहीं करता उसको जो उस टॉपिक के बारे में ज्ञान है, तो दोनों की जो नॉलेज होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये होता है डिजिटल डिवाइड या फिर डिजिटल स्प्लिट, कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में दोनों इंसानों को अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। बेशक टॉपिक सेम है, लेकिन जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उनको अलग इन्फॉर्मेशन है, और जो इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे उनको अलग इन्फॉर्मेशन है। ये कब पॉपुलर हुआ? जब बेसिकली लेट 1990s में कंसर्न पार्टीज़ के बीच में, स्कॉलर्स, पॉलिसी मेकर और एडवोकेसी ग्रुप के बीच में, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेटिक्विट।
नेटिव क्विट क्या होता है? इंटरनेट एटिकेट। इसमें क्या होता है कि हम जो है ऑनलाइन जब भी वर्क करते हैं तो हमें गुड मैनर्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। गुड मैनर्स इन कम्युनिकेशन, बेसिकली ईमेल जब आप करो किसी को, फॉरम्स जब आप कलेक्ट करो या सेंड करो, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज़ करो, तो आपको जो है अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो है वो नॉन वर्बल होती है। आप जब भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हो तो आपको एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, अपने फैक्ट्स को अच्छे से चेक करना चाहिए जब आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। यूज़ इंटरनेट रिसोर्सेज एथिकली, आपको बहुत एथिकली इंटरनेट रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। हेल्दी डिस्कशन को प्रमोट करना चाहिए। अगर आपको कोई ट्रोल कर रहा है और बैड बैड कमेंट्स कर रहा है तो उसको आपको इग्नोर करना चाहिए। सभी को आपको इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये याद रखना कि इफ़ यू आर टॉकिंग ऑनलाइन देन आपके वर्ड्स जो है वो परमानेंट हो जाते हैं। इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन एनी केस, है ना। एंड मेक योर पॉइंट इन अ नाइस। आपको अगर कोई पॉइंट समझाना है तो उसको अच्छी तरीके से समझाना है। अब प्लेगरलिज्म क्या होता है कि अगर मान लो किसी दूसरे ने कोई काम किया हुआ है, दूसरे ने अपनी खुद की लैंग्वेज में कोई आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है, उसने अपने खुद के थॉट्स, आइडियाज़ और उसका खुद का ओरिजिनल वर्क है और आपने वो रॉन्ग तरीके से चुरा लिया, दैट इज़ प्लेगरलिज्म। प्लेगरलिज्म जो है वो अलग अलग टाइप का होता है, जैसे एक कल्यूशन होता है, एक पूरा ही चुरा लिया, आधा चुरा लिया, या फिर सेल्फ प्लेगरलिज्म है, कॉपी पेस्ट कर दिया, वर्ड स्विच कर दिया, मतलब कुछ वर्ड्स चेंज कर दिए, कंसीलिंग सोर्सेज कर लिया, या फिर इनएडवर्टेंटली, ये कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ प्लेगरलिज्म है, ठीक है। और एक और हमें पढ़ना है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। व्हाट आर डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स? ये कुछ ऐसे ह्यूमन राइट्स होते हैं या फिर लीगल राइट्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल को क्या अलाउ करते हैं कि वो एक्सेस कर सके, यूज़ कर सके, क्रिएट कर सके, पब्लिश कर सके डिजिटल मीडिया, या फिर कोई भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सके, यूज़ कर सके, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को भी वो यूज़ कर सके। सो दैट इज़ डिजिटली आप जो है वो यूज़ कर सकते हो किसी भी नेटवर्क को, कंप्यूटर को, इस तरीके से। तो दैट इज़ डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। एंड आई होप आपको चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। हमारा चैप्टर इतना ही था। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स. थैंक यू सो मच.